हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिना भावे हजारीबाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर होगा आपका टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का एमसीक्यू। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका एमसीक्यू आपके साथ में साझा कर रहा हूं। हो सकता है कि आपका मेथड पेपर 2 जो है वो अलग हो, या फिर आपका कॉमन पेपर, जिस भी मेथड पेपर या कॉमन पेपर का आपको जो है सब्जेक्ट का एमसीक्यू देखना है, पिछले 10 साल के 5 साल के जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं वो दिखा दिया जाएगा। नीचे कमेंट करके आप उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे तो आपके लिए वो वीडियो हाजिर हो जाएगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको और भी सब्जेक्ट के जो है जैसे जैसे मैं बनाता जाऊंगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस कमेंट को आप एक बार मोर पे क्लिक करके देख लेना। एक लंबी सी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको सारा वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिना भावे हजारीबाग के क्वेश्चन पेपर 2016, 18, 17, 19 के क्वेश्चन पेपर को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर मैं पेन का कर लेता हूँ कलर चेंज। एक और बात, आप जिस भी कॉलेज के बच्चे हैं नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा कि हाँ मैं इस कॉलेज का हूँ और ये वीडियो देख रहा हूँ। आगे बढ़ें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो पूरे क्लास में, इसलिए मैं ऐड पहले ही कर देता हूँ। ठीक है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए, चाहे वो आपका कॉमन पेपर हो जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग है और नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 1 है, इसके अलावा आपका 2 मेथड पेपर होगा, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, जो भी हो आपका मेथड पेपर, 49 रुपीज में आपके सारे पीवाईक्यू अवेलेबल कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन अगर आपको चाहिए तो 199 में सजेशन मिलेगा, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा ये पीवाईक्यू आपके सिलेबस पे बेस्ड सजेशन है। मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है तो मेरे आधार पर, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ये सजेशन तैयार किया गया है। इससे आपको काफ़ी जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए तो ये 69 रुपीज में आपको 5 पेपर का एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ एमसीक्यू। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से नाट्य तकनीक का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षक के समय की बचत करना नहीं। शिक्षक को अगर टाइम बचाना होगा तो वो कोई और मेथड लेगा। नाटक यानी कि आप ड्रामा करके बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हो, इसके लिए आप और भी अलग अलग टेक्निक है। आप चाहो तो इसे ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हो। नाटक का मैसेज दिया जा सकता है नाटक दिखा करके। आप बच्चों को नाटक में पार्टिसिपेट करा रहे हो, दैट मीन्स आपका मोटिव कुछ और है मैसेज देने के अलावा। विचारों के संगठन में सहायक होना, हाँ ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन याद रखिएगा आपको वैसे आंसर चूज करने जो सबसे सही हो। विद्यार्थियों की झिझक को दूर करना, यह भी सही है। विद्यार्थियों की चुनौती को बढ़ावा देना, यह भी सही है। अब तो सर बड़ी समस्या आ गई, 3 सही हो गए तो इसमें सही कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे ड्रामा कराने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर का जो हेजिटेशन है, झिझक है, डर है, वो आप खत्म कर रहे हो। सबसे बेहतर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कई बार बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर तरीका आपको ढूंढना होता है। अब देखिए ड्रामा में बच्चा अगर शामिल होगा तो बच्चे के अंदर रोल प्ले जो है वो डेवलप होगा। याद रखिएगा रोल प्ले बच्चा जो है सीख पाएगा, पहली बात। ठीक है। इसके अलावा वो टीम को जो है समझ पाएगा, टीम के परफॉर्मेंस को समझ पाएगा, सोशलाइजेशन को समझ पाएगा। एक टीम बनकर जब भी कोई टीम खेलती है तो परफॉर्मेंस और बेहतर होता है। डायलॉग डिलीवरी को वो समझ पाएगा, एक्टिंग को सीख पाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? हिस्ट्री अगर आप मेथड की बात करें, टीचिंग शिक्षण का जो है प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो इसमें क्या होगा? लोकतांत्रिक नागरिक का विकास करना, ठीक है, अच्छी बात है। आर्थिक कौशल का विकास करना, ठीक ठाक है ये, इसे भी आप लोग गलत नहीं मान सकते हैं। भूतकाल की सहायता से वर्तमान का स्पष्टीकरण, ये भी सही है। नेतृत्व प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। अब बोलोगे कि सर ये तो चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है, हम लोग इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास्ट में जो चीज़ें हुई है उन सारे इवेंट से, उन सारे घटनाओं से हम लोग सीखते हैं कि हमें क्या नहीं दोहराना चाहिए और किससे बचना चाहिए। यानी कि आप भूतकाल से क्या करते हो, उसकी सहायता से वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करते हो। ठीक है। अगर आप देखोगे तो अमेरिका से इंडिया के रिलेशन हमेशा से खराब रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी ठीक नहीं है, अभी भी खराब ही है, लेकिन रसिया के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। आज तक रसिया ने हमारे साथ थिक एंड थिन यानी कि बुरे से बुरे समय में हमारा साथ दिया है। दैट मीन्स हम लोग जो है उससे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगर नागरिक शास्त्र होता तो यहां पर सबसे अच्छा आंसर होता लोकतांत्रिक नागरिक का विकास, या पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता तो आप ऑप्शन ए चूज करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या है सवाल? डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री का प्रतिपादक कौन था? नाम पूछा गया, फैक्चुअल सवाल है, यानी कि वर्णनात्मक इतिहास के बारे में किसने बात की थी? तो हेरोडोटस साहब हैं, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है। अब मैं
बात करूं हेगल की, हेगल कौन था भाई, हेगल के बारे में यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो याद रखिएगा इन्होंने जो है फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का इन्होंने जो है काम किया था, हिस्टोरिकल फिलोसफी पे इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। अब जो टॉन और नबी हैं, इनके द्वारा क्या काम किया गया था भाई, तो इनके द्वारा जो है कंपैरेटिव कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब आखिरी में एक और नाम है स्प्लेंगलर, इन्होंने जो है साइक्लिक थ्योरी ऑफ कल्चर दिया था। ठीक है, आप लोग नोट करते जाना, पेन पेपर लेकर बैठे हो आप तो नोट करते जाइएगा। अगला सवाल है, विश्व इतिहास में मानवता की प्रशंसा किस रूप में की गई है। ठीक है भाई, ग्रोथ के रूप में, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या फिर लोकैलिटी के रूप में की गई है। तो देखिए, इतिहास मतलब आप चीज़ों से सीखते हो, आपने आपके पूर्वजों ने या फिर आपने खुद जो है गलतियां की है, उसमें आप सुधार करके उस गलती को दोहराने से बचते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आप प्रगति का रास्ता चूज कर रहे हो। भले ही आपके साथ किसी ने दुश्मनी की है, लेकिन वो अगर माफी मांग लेता है, गले मिल लेता है, तो आप क्या करते हो, प्रगति का रास्ता चूज करते हो। हालांकि यहाँ पे वृद्धि और डेवलपमेंट भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न तथ्यों से संबंधित संघर्षपूर्ण प्रश्न है, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को हल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति आंशिक रूप से, देखिए इसको कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन के रूप में नहीं लिया जा सकता है। क्यों भाई, क्योंकि 1857 में ही हुई थी, इसमें जो है संघर्षपूर्ण तथ्य नहीं है। अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐतिहासिक फैक्ट है। ठीक है, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है हिस्टोरियन में मतलब डिफरेंस नहीं है ना, मूल रूप से कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, आर्यों का प्रारंभिक अवस्था। अब देखिए इसे अगर आप देखोगे तो इस बात को लेकर के आज भी साउथ और नॉर्थ वाले लोग लड़ते हैं। नॉर्थ को बोला जाता है कि आप आर्य हैं, आप बाहर से आए हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे होगा, जहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी कि उस पर एक राय नहीं बन पा रही है। 1857 की क्रांति पर एक राय है कि हाँ 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी आपको भी पता है, मेरठ से शुरू हुआ था ये, और स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है सब कोई जान रहा है, लेकिन आर्यों की प्रारंभिक अवस्था के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऑप्शन सी की ओर हम लोग जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नन प्रोजेक्टेड एड है, कौन सा एक नन प्रोजेक्टेड एड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, टेप रिकॉर्डर आपका जो है टीएलएम के तौर पर काम में लाते हो आप, है ना, इसमें जो है आप क्या करोगे, सिर्फ ऑडियो के तौर पर काम में लाओगे, मॉडल आप जो है विजुअल के काम में लाओगे। ठीक है, अब एक और नाम है यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, क्या है, एपिडियोसिस्कोप। ये क्या है, एक प्रोजेक्टेड एड है। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी इमेज को यानी कि चित्र को या फिर आप वस्तु को दीवार या स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर देते हो, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टीएलएम कौन सा नहीं है, तो भाई ऑब्जेक्ट। मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नन प्रोजेक्टेड है, आप इन सभी को प्रोजेक्टेड के तौर पर दिखा सकते हो। ठीक है, टीएलएम का ही एक प्रकार है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टेड वर्ड ने जो है इसका जो है ऑप्शन खराब कर दिया, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नन यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि कौन सा प्रोजेक्टेड नहीं है, इस पे भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों पे गड़बड़ियाँ होती है। यूनिट मेथड की शुरुआत किसने की थी, बड़ा ही फैक्चुअल सवाल है और कई दफ़ा यह आया हुआ है। यूनिट मेथड की शुरुआत किसने की थी, अगर मैं बात करूं यूनिट मेथड की, तो मॉरिसन के द्वारा ये काम किया गया था, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, और मॉरिसन का मानना था कि आप जो है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में विभाजित करके, डिवाइड करके पढ़ोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे और डेप्थ में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, ब्लूम ने जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी की शुरुआत की थी, सवाल बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। टीचिंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ब्लूम थे, उनको बहुत अच्छा जो है माना जाता है, हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। अब देखिए किलपैट्रिक साहब के बारे में बात की गई है, तो देखिए इन्होंने जो है किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट मेथड की। हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा दिया जाए तो आप बोलोगे कि आपने नहीं पढ़ाया, तो किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की थी। अब आ गया अरिस्टोटल या फिर अरस्तु। ठीक है, ये फिलोसोफर थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है शिक्षा पे बहुत, दर्शन पे बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन यूनिट मेथड की शुरुआत मॉरिसन साहब ने की है, प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत किलपैट्रिक साहब ने की है। यहाँ पे यूनिट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन निम्नलिखित में से निम्न स्तर कौन सा है। ठीक है, देखिए इसका मैं आंसर आपको पहले बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, निम्न स्तर पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, निम्न स्तर।
ठीक है। अगर आप इसे देखोगे तो ब्लूम्स का ये क्वेश्चन है, ब्लूम के द्वारा ये बात कही गई थी, बीएस ब्लूम के द्वारा ये सारी बातें बताई गई थी। अगर आप ब्लूम के बारे में ध्यान से देखोगे तो उन्होंने सबसे पहले जो है ज्ञान को रखा है, सबसे निचला स्तर ज्ञान को रखा है। सबसे पहले बच्चे में नॉलेज आएगी, ज्ञान आएगा। आफ्टर दैट उसके अंदर जो है कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी कि जानकारी की समझ उसके अंदर पैदा होगी, समझ आएगा यहाँ पर, ठीक है। जगह कम है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लेना। अगला जो आएगा वो होगा अप्लीकेशन। बच्चा जो है ज्ञान का प्रैक्टिकल में जो है उपयोग कर पाएगा, एप्लीकेशन करेगा। फिर एनालिसिस करेगा, जानकारी को वो डिवाइड करके और रीजन को समझने की कोशिश करेगा, ऐसा क्यों हुआ, है ना। अगर हाथी जो है पेड़ को अपने सूंड से तोड़ सकता है तो गाय अपने गाय क्यों नहीं तोड़ पा रही है, तो उसको जो है बोलते हैं जानकारी को अलग अलग बांटना या फिर रीजन को समझना। अब सिंथेसिस आ गया, अलग अलग जानकारी को जोड़कर नया ज्ञान जोड़ना, जैसे कि चिड़िया भी आसमान में उड़ रही है और एरोप्लेन भी उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है और कागज का जहाज भी जो है हवा में उड़ रहा है। तो वो इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को अगर जोड़ करके एक नया नॉलेज का शुरुआत करता है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। अब मूल्यांकन सबसे ऊंचा स्तर है, और अगर हो सकता है कि इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा ज्ञान का। और सबसे उच्च स्तर क्या हो जाएगा, तो भाई ये उच्च स्तर है आपका, सबसे हाई लेवल क्या आ जाएगा, मूल्यांकन। सबसे आखिरी में आप मूल्यांकन करते हैं। आई होप कि आपको सारी जानकारी इसमें ब्लूम्स के बारे में समझ में आ गई होगी। चलिए आगे एक और सवाल है। अगला सवाल बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको जो है NAEP यानी कि राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1972 में। क्या रीजन था, लिटरेसी रेट को बढ़ाना, शिक्षा का बढ़ावा देना। ये जो कम पढ़े लिखे लोग थे या फिर कम साक्षर लोग थे, उनके लिए ये जो है योजना चलाई गई थी, जिससे जो है केंद्र सरकार ने इसे जो शुरू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। बच्चों को जो बड़े वयस्क व्यक्ति थे उनको नॉर्मल मैथमेटिक्स की समझ आनी चाहिए, वो किताबों को पढ़ लिख सकें, न्यूज़पेपर पढ़ सकें, इतनी समझ उनके अंदर आनी चाहिए थी, बस इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में बाधा नहीं है। शिक्षा में बाधा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा में बाधा नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ना, क्वेश्चन कभी कभी जो है नेगेटिव वे में चला जाता है। बाधा नहीं है यानी कि कौन सा अच्छा है। जाति, देखिए जाति अगर कास्टिज्म अगर समाज में हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, शिक्षा में ये बाधा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, पढ़ाई में शिक्षा में लैंग्वेज बैरियर होता है। धर्म रिलीजन की वजह से भी लोग आपस में लड़ते हैं, तो ये भी हो जाएगा। बाधा करने वाले ये तीनों हो गए। लेकिन अगर आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड या अप्रोच आ जाता है तो किसी भी ढंग से आप जो है लड़ाई नहीं करोगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करोगे। अगर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर आता है तो ऑप्शन डी आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 प्रश्न हो गए। 11वां प्रश्न को देखते हैं, क्या सवाल था 11वां में, इतिहास के पाठ योजना बनाने के महत्व निम्नलिखित में से किसके कारण को छोड़कर है। ध्यान से पढ़िएगा, बात की जा रही है लेसन प्लान की, ठीक है। अब लेसन प्लान के बारे में जो है मैं बात करूं तो देखिए इसका जो है सबसे अच्छा खराब रीजन आपसे पूछा गया, किस कारण को छोड़कर, ठीक है ना। ये जानबूझकर परेशान करने के लिए आपको ये सेंटेंस जोड़ दिया जाता है ताकि आप परेशान हो जाओ। तो 3 अच्छे कारण को ढूंढ लीजिए, चौथा जो नेगेटिव होगा वो आपको दिख जाएगा। शिक्षक को खुश करना, देखिए हम लोग हमेशा बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आपने हमेशा से बीएड में पढ़ाई की है तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बच्चे को सीखना ज़्यादा जरूरी है, बच्चे को ज्ञान होना जरूरी है। तो ये तो शिक्षक के बारे में बातचीत हो ही नहीं रही है। शिक्षक को आत्मविश्वास देना, ठीक है भाई। उपलब्ध समय का सही उपयोग करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन शिक्षक को खुश करने का काम हम लोग लेसन प्लान में नहीं करते हैं, बच्चे के तरक्की के लिए ये काम किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका नेगेटिव है, यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सवाल पूछा गया है, इतिहास लेखन हिस्टोग्राफी क्या है। हिस्टोग्राफी क्या है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए सीधी सीधी बात है, हिस्ट्री को सही तरीके से लिखने को ही हिस्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का दूसरा नाम बिल्कुल नहीं है, इतिहास को सही लिखने का ये तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, विद्यालय शिक्षा में इतिहास का क्या महत्व है। तो देखिए यह मानव के अहंकार को घटाता होगा, बिल्कुल। बड़े बड़े राजाओं का पतन जो है इतिहास में पढ़ाया जाता है, उसका जो है किस तरह से सिकंदर हारा, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। तो ये मानव में जो है अहंकार को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। मनोरंजन प्रदान करता है, देखिए ये मनोरंजन प्रदान करने के लिए तो और भी 10 तरह की चीजें हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। यह युद्ध और संघर्ष को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं।
आप देखोगे कि जितनी लड़ाइयाँ हुई है उससे हमें मानव का नुकसान हुआ है, बहुत सारे चीज़ों का अविश्वास हुआ है दो देशों के बीच में, और भी 10 तरह की चीज़ें हुई है। ठीक है, तो ये हमेशा जो है डिस्ट्रक्शन लाता है, डिजास्टर लाता है। कौन? लड़ाइयाँ। तो एक ही ऑप्शन बचा है अब, क्या है? यह विद्यार्थियों को तर्क संगत यानी कि लॉजिकल, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव वे में, और इमेजिनेटिव बनाता है यानी कि कल्पनाशील बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सही होगा 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। इतिहास शिक्षण किस उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए? इतिहास शिक्षण, आप बच्चे को इतिहास पढ़ा रहे हो तो कौन सा मोटिव आपके अंदर होना चाहिए? ठीक है जी, पहला है वर्तमान से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। देखिए, इतिहास पढ़ा रहे हो तो वर्तमान से जो है मुद्दे की पहचान करना, और उसको जो पास्ट में चीजें उस तरह से हुई है उसको लिंक करके आप पढ़ा सकते हो। ये तो चलिए ठीक ठाक है। विद्यार्थियों की क्रियात्मक क्षमताओं का विकास करना। देखिए, क्रियात्मक क्षमताओं का विकास करने का काम इसमें नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होगा। केवल अतीत की घटना बताना, घटना से आप अगर सबक नहीं सीख रहे हो तो घटना बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह याद करना कि घटनाएं कब और कैसे हुई, नहीं फर्क पड़ता है, ये भी सही नहीं है। याद करना रोट लर्निंग का पैमाना है, इसलिए ये ऑप्शन कटा है, याद रखिएगा, इसलिए ये ऑप्शन कटा है। तो तीनों ऑप्शन कट गया, सही ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। वर्तमान से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और आप उसे पास्ट में जाकर के किस तरह से उसे लिंक कर सकते हो वो आपको समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म का विशेषता नहीं है? देखिए, कैपिटलिज्म का विशेषता नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कैपिटलिज्म में क्या होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी पूरे देश को या फिर एक रीजन को वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता प्रभुत्व, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, विशेषता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे उपभोक्ता का प्रभुत्व यानी कि आप जो है क्या कर सकते हो, जैसे भी पूरे भारत की बात करूं तो जियो और एयरटेल मुख्य रूप से भारत में डोमिनेट कर रहे हैं। दोनों जब चाहते हैं पैसे बढ़ा देते हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कैपिटलिज्म चल रहा है। व्यक्तिगत लाभ की खोज करना, यह भी सही बात है, कैपिटलिज्म में तो लोग अपने फायदे की बात करते हैं। पहला है और चौथा ऑप्शन है निजी स्वामित्व, बिल्कुल सही बात है। रिलायंस में आप नहीं कर सकते हो ना, आपका अधिकार नहीं है, आप भले ही शेयर खरीद के कुछ मालिक बन सकते हो उसके, लेकिन सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। मुकेश अंबानी या फिर उनका परिवार या फिर बोर्ड मेंबर जो है वो जो चाहेंगे वही होगा। तो ये हो जाएगा सरकारी नियंत्रण, ये नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा गया था, विशेषता नहीं है, तो अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, तभी तो ये सारा कैपिटलिज्म का खेल चलता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है, कई दफा ये पूछा जा चुका है। हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिस्ट्री शब्द जो है मूल रूप से आपको जो देखने को मिलेगा ये ग्रीक से लिया गया है। ये जो है ग्रीक से लिया गया शब्द है, ध्यान रखिएगा। कई दफा जो है लैटिन भी आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप उससे बचेंगे, ग्रीक इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और इसका जो नाम है वो भी मैं लिख देता हूं, शायद एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए। ठीक है, क्या है नाम इसका, ग्रीक में से क्या बोला जाता है? तो ग्रीक में से हिस्टोरिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया। देखिए, मैंने पेन अभी तक नहीं मंगा पाया हूं, पेन मेरा आया बट पता नहीं डिलीवरी बॉय ने उसे डिलीवर कर दिया और खुद ही रख लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर का सवाल क्या है? 17 नंबर का सवाल है, इतिहास शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सवाल पहले भी पढ़ाया जा चुका है। वर्तमान की व्याख्या करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय भावना का विकास करना, समाजीकरण करना, यानी कि उपरोक्त में से सभी। देखिए, जब भी उपरोक्त में से सभी आए ना, 90% चांस बन जाता है कि वो क्वेश्चन सही हो। हालांकि 10% इसमें जो है कभी कभी ये नहीं भी होता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि सर ने कहा था कि ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द अबव पे लगाना है तो आप लगा कर आ जाना और बाद में मुझे कोसने लगना। मैं 90% कह रहा हूं कि हमेशा ये सही होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छे इतिहास शिक्षक का गुण क्या क्या होना चाहिए? देखिए, इतिहास शिक्षक के अंदर या फिर शिक्षक के अंदर सबसे पहले जो गुण होना चाहिए आपके पास, आप जो है कर्तव्यनिष्ठ हो, पढ़ाने में जो है आप अपना जो है कर्तव्य प्रोफेशनल हो आप, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कार्य के प्रति निष्ठा होना, बिल्कुल सही बात है। विषय का ज्ञान होना, नागरिक समस्याओं का ज्ञान होना, तीनों बातें हैं तो ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा, आप किसी को भी पढ़ा रहे हो तो आप उसे नागरिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हो, ये नहीं कि आप उसे नौकरी करने के लायक बना दोगे, ये आपका काम नहीं है। एज ए टीचर आप उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हो। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में 19 नंबर का ये सवाल है, निम्नलिखित में से चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल पूछा गया है। तो देखिए, डायनेस्टी ऑफ चाइना की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको जो दिखेगा वो है शांग।
सांग जो है सबसे प्राचीन राजवंश है। और अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं, ये कब से कब तक एक्टिवेट था, तो 1600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1046 ईसा पूर्व तक ये एक्टिवेट था। ठीक है। और ब्रॉन्ज एज में इसके बारे में आपको जो है सारी जानकारियां मिलेगी। किसके बारे में? सांग डायनेस्टी के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। आंसर मिल गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा कौन सी है? बाधा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड को ही चुनना है आपको। जातिवाद नेगेटिव है, क्षेत्रवाद नेगेटिव है, भाषा विवाद नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है, तो डी को मारिए ना, डी को मार के आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल अब कुछ नहीं है, 20 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस अगर होता है हिस्ट्री का तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। फिर से आपको दोहरा दूं, मेथड 1, 2 और तीनों कॉमन पेपर का सजेशन आपको 199 रुपए में, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। अगर आपको सिर्फ PYQ चाहिए तो ये 49 में, और अगर आपको सिर्फ MCQ ही चाहिए सजेशन को डिटेल में समझाने के लिए तो ये 69 में मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।